हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। आज हम पढ़ेंगे वेरियस मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ समन्स अंडर सीपीसी कि सीपीसी में क्या डिफरेंट मेथड्स दिए गए हैं जिसके द्वारा समन्स को सर्व किया जा सकता है। ये जो देखिए टॉपिक है ये आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज मेंस एग्जाम दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे चैनल पर वेरियस अदर वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। सभी वीडियोस का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। समन्स को सर्व करने के वो क्या डिफरेंट तरीके हैं। देखिए हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने बहुत क्लियरली समझा था कि समन्स क्या होते हैं, क्यों समन्स को सर्व किया जाता है। एक क्विक मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ कि समन्स क्या होते हैं। देखिए समन्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि डिफेंडेंट को इस बात की नॉलेज हो जाए, इस बात की इंफॉर्मेशन मिल जाए कि उसके अगेंस्ट कोई सूट इंस्टीट्यूट किया गया है। यही मेन ऑब्जेक्टिव है समन्स को सर्व करने का। अब हम जब ऑर्डर 5 पढ़ते हैं, देखिए अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो डू वॉच दैट वीडियो। उसमें हमने प्रॉपर क्लियरली डिस्कस किया था कि समन्स को पढ़ने के लिए आप ऑर्डर 5 पढ़ेंगे। ऑर्डर 5 के साथ ही आपको सेक्शन 27 to 29 को भी साथ में पढ़ना है। सो ऑर्डर 5 जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर वेरियस रूल्स आपको देखने को मिलते हैं जिसको हमने क्लासीफाई किया है इन डिफरेंट मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। ऑर्डर 5 रूल 9 डील करता है विद सर्विस बाय कोर्ट कि कोर्ट किस तरह से समन्स को सर्व करेगा। रूल 9A में हम पढ़ते हैं अबाउट सर्विस बाय प्लेंटिफ कि प्लेंटिफ खुद कब समन्स को सर्व कर सकता है। थर्ड इज पर्सनल और डायरेक्ट सर्विसेज अंडर रूल 10 to 16 and 18। फोर्थ इज सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज अंडर रूल 17, 19 and 20। सो ये 4 डिफरेंट मोड्स हैं ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। ऑर्डर 5 के डिफरेंट रूल्स में इन सभी मोड्स के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहला काम आप क्या करें, इस प्रॉपर टेबल को, इस चार्ट को आप अपने नोटबुक में या फिर अपने बैरक में ही साइड में लिख लें। बिकॉज जब भी आप कभी मेंस एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले इसी तरह से ओवरव्यू देना होगा कि डिफरेंट मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ समन्स किस किस पर्टिकुलर रूल में कहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। ओके, सो नेक्स्ट अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या क्या डिफरेंट मोड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट इज सर्विस बाय कोर्ट कि कोर्ट किस तरह से समन्स को सर्व कराएगा अपॉन द डिफेंडेंट। सो ऑर्डर 5 रूल 9 दैट इज डिलीवरी ऑफ समन्स बाय कोर्ट कि कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि कोर्ट समन्स को सर्व कराए अपॉन द डिफेंडेंट। लेकिन किस तरह से किया जाएगा ये काम किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ए प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कोर्ट में देखिए प्रॉपर इस काम के लिए ऑफिसर्स होंगे जिनकी ये ड्यूटी होगी कि वो समन्स को डिफेंडेंट के पास सर्व कराएं। जो भी वो प्रॉपर ऑफिसर होंगे, दीज आर द ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट। ओके, नेक्स्ट इज The service of summons may be made by delivering or transmitting a copy by registered post। ये जो ऑफिसर्स हैं ये क्या कर सकते हैं, या तो ये डायरेक्टली डिफेंडेंट के घर पर या डिफेंडेंट के पास जाएंगे, या जो डिफेंडेंट का एजेंट है उसको भी सर्विस ऑफ समन्स किया जा सकता है, या तो पर्सनली जा कर के उसको दिया जाएगा या फिर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी समन्स को सेंड किया जा सकता है। लेकिन ये जो सेंड करने का काम है, पोस्ट करने का जो काम है, ये किसका होगा, कोर्ट के जो ऑफिसर्स हैं उनका ये ड्यूटी होगी कि उन्हें वो समन्स पोस्ट के द्वारा सर्व करने हैं।
एंड वो जो पोस्ट होगी या जो कुरियर सर्विस है वो ऐसी होगी जो कि हाई कोर्ट के द्वारा अप्रूव्ड की गई है, कि हाई कोर्ट ने अप्रूव किया है कि ये पर्टिकुलर कुरियर सर्विस है या इस पर्टिकुलर स्पीड पोस्ट के द्वारा समन्स को सर्व किया जाए, या ईमेल सर्विसेज के द्वारा या फैक्स के द्वारा भी समन्स को सर्व किया जा सकता है। ओके, लेकिन ये जो सब ड्यूटी है समन्स को सर्व करना, दिस इज ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कोर्ट। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजो आता है जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि द सर्विस ऑफ समन्स अंडर दिस सब रूल शैल बी मेड एट द एक्सपेंस ऑफ प्लेंटिफ। इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करें अपने डायरेक्ट में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि समन्स को सर्व करा रहे हैं, ठीक है, हमने ये मान लिया कि कोर्ट की ड्यूटी है कि कोर्ट अपने प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा समन्स को सर्व कराए, पोस्ट के द्वारा, फैक्स के द्वारा, इस तरह से समन्स को सर्व कराए, लेकिन जो पोस्ट का खर्चा होगा वो कौन बेयर करेगा, या फिर अगर जो ऑफिसर है वो पर्सनली डिफेंडेंट के घर जा रहा है तो जो आने जाने का खर्चा है, जो भी सब एक्सपेंसेस हैं, ये कौन बेयर करेगा? क्या ये एक्सपेंसेस कोर्ट बेयर करेगा? नहीं, जो ये एक्सपेंसेस हैं ये बेयर किए जाएंगे बाय द प्लेंटिफ। इस बात को आपको याद रखना है कि समन्स को सर्व कराने में जितना भी खर्चा होगा वो सब खर्चा प्लेंटिफ के द्वारा ही दिया जाएगा। Okay, next is sub rule 4. Notwithstanding anything contained in sub rule 1 where a defendant reside outside the jurisdiction of court. अब यदि ऐसी स्थिति है कि जिस डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट किया गया है वो डिफेंडेंट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रहता है, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो नहीं रहता, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है कि जो समन सर्व किए जाएंगे वो इस तरह से सर्व किए जाएंगे एज मैंशनड इन सब रूल 3, यानी कि जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, दिस सब रूल 3, रजिस्टर्ड पोस्ट की जो बात है या फिर कुरियर सर्विस के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक मेल और फैक्स के द्वारा समन सर्व किए जाएंगे इन सिचुएशन वेयर जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता। तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह के डिफेंडेंट पर समन सर्व किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ पोस्ट, कुरियर सर्विसेज, ईमेल और फैक्स। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सब रूल 5। देखिए सब रूल 5 भी इम्पॉर्टेंट है। Where an acknowledgement or any receipt purporting to be signed by the defendant or his agent, देखिए इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज कोर्ट ने अपने प्रॉपर ऑफिसर से कहा कि इस समन्स को तुम सर्व करके आओ डिफेंडेंट के पास, या फिर जो प्रॉपर ऑफिसर है उसने क्या किया, एक पर्टिकुलर पोस्ट के द्वारा समन्स को डिफेंडेंट के पास भेजा, लेकिन जो डिफेंडेंट है या डिफेंडेंट का जो भी एजेंट है उसने क्या किया, समन्स को रिसीव करने से मना कर दिया। अगर वो रिफ्यूज़ कर देता है समन्स को लेने से एंड इस तरह से समन्स को वो वापस कोर्ट में भेज देता है कि मुझे ये समन्स नहीं चाहिए, ओके, रिफ्यूज़ अगर वो कर देता है तो भी ऐसे सिचुएशन में कोर्ट डिक्लेयर करेगा कि समन्स जो हैं वो ड्यूली सर्व हो गए हैं ऑन द डिफेंडेंट। इसको देखिए आप जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस से समझें कि समन्स को सर्व करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि डिफेंडेंट को इस बात की नॉलेज हो जाए कि उसके अगेंस्ट कोई सूट इंस्टीट्यूट किया गया है। अब जब समन्स डिफेंडेंट के पास पहुँचे, उसने उन्हें पढ़ा, तो जनरली मतलब उसने पढ़ लिया, उसको इस बात की नॉलेज हो गई कि उसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है। बट अगर वो मना कर देता है कि मुझे ये समझ नहीं चाहिए, इन्हें वापस ले जाओ, तो भले ही उसने ये कह दिया कि मुझे ये नहीं चाहिए, वापस ले जाओ, तो भी इसका मतलब उसकी नॉलेज में तो ये बात आ गई है, उसको वो मिल गई है इन्फॉर्मेशन। इसीलिए कोर्ट ये बात समझेगा कि समझ ड्यूली सर्व हो चुके हैं, ओके, उसकी नॉलेज में, क्योंकि ये बात आ गई है। और समन्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही था कि उसके नॉलेज में ये बात आ जाए कि उसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट किया गया है। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में समन्स को ड्यूली सर्व्ड समझा जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपको याद रखना है सब रूल 6 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि द हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज शैल प्रिपेयर अ पैनल ऑफ कुरियर एजेंसीज। बार बार जो हम कुरियर सर्विसेज के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट कुरियर सर्विसेज के द्वारा समन्स को सर्व किया जा सकता है, तो वो
कौन सी कुरियर सर्विसेज होंगी जिन्हें कि ऑथराइज्ड समझा जाएगा? तो इसके लिए हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज, इनकी ये ड्यूटी होगी कि ये एक प्रॉपर पैनल ऑफ कुरियर एजेंसीज तैयार करेंगे। बेसिकली एक लिस्ट ऑफ कुरियर एजेंसीज तैयार की जाएगी जिन्हें कि समझा जाएगा कि दीज आर अप्रूव्ड कुरियर सर्विसेज और इनके द्वारा समन्स को सेंड किया जा सकता है। सो ये क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है कि किसका ड्यूटी है पैनल प्रिपेयर करने का? तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज की ये ड्यूटी है कि वो एक प्रॉपर पैनल प्रिपेयर करेंगे ऑफ कुरियर सर्विसेज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रूल 9, जहाँ पर हमने ये पढ़ा कि समन्स को कोर्ट के द्वारा किस तरह से सर्व किया जाएगा। नेक्स्ट वी कम टू सब रूल, नेक्स्ट वी कम टू सेकेंड पॉइंट, दैट इज सर्विस बाय प्लेंटिफ, कि प्लेंटिफ किस तरह से समन्स को सर्व कर सकता है। सो फर्स्ट मोड वाज कोर्ट के द्वारा कैसे सर्व किए जाएंगे। सेकेंड अब हम पढ़ेंगे कि प्लेंटिफ कब कब या किस तरह से समन्स को सर्व कर सकता है। दिस इज गिवन अंडर ऑर्डर 5 रूल 9A, दैट इज समन्स गिवन टू प्लेंटिफ फॉर सर्विस। प्लेंटिफ को समन्स दे दिए जाएंगे कि तुम खुद इन समन्स को डिफेंडेंट को सर्व कर दो। यहाँ से देखिए जो प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन बार बार फ्रेम होता है, दैट इज रिगार्डिंग दस्ती समन्स। ओके, जो कोर्ट की नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें इसको क्या कहा जाता है? दस्ती समन्स। तो यहाँ से यही क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा गया है कि दस्ती समन्स का जो प्रोविजन है वो किस पर्टिकुलर रूल में हमें पढ़ने को मिलता है। सो ऑर्डर 5 रूल 9A डील्स विद सर्विस ऑफ समन्स बाय प्लेंटिफ, दैट इज दस्ती समन्स। सो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि इन एडिशन टू द सर्विस ऑफ समन्स अंडर रूल 9, रूल 9 में जो हमने पढ़ा दैट इज सर्विस ऑफ समन्स बाय कोर्ट, उसके साथ साथ यदि प्लेंटिफ खुद कोर्ट में इस बात की एप्लीकेशन लगाता है कि जो समन्स मैं डिफेंडेंट को सर्व करना चाहता हूँ दैट आर फॉर द पर्पस ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट, कि उन समन्स का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर हो, इसीलिए ये समन्स मैं सर्व करना चाहता हूँ ऑन द डिफेंडेंट, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट प्लेंटिफ को अलाउ कर सकता है कि ठीक है तुम ये समन्स डिफेंडेंट को खुद जा करके डिलीवर कर दो। मीन्स प्लेंटिफ खुद पर्सनली वो समन्स डिफेंडेंट को दे करके आ सकता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी जो समन्स होंगे वो कैसे होंगे? प्रॉपरली साइंड होंगे बाय द जज एंड उसके ऊपर कोर्ट की सील भी लगाई जाएगी। Okay, next we come to sub rule 3. This is not that much important. Sub rule 4, if such summons when tendered. sub rule 4 भी देखिए वही सेम बात कहता है जो कि अभी हमने रूल 9 में भी पढ़ी थी, कि यदि जब डिफेंडेंट के पास समन्स को सर्व किया गया उस समय डिफेंडेंट यदि समन्स को लेने से रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है, तो भी यही समझा जाएगा कि समन्स ड्यूली सर्व हो गए हैं, क्योंकि डिफेंडेंट की नॉलेज में ये बात आ गई है कि उसके लिए समन्स इशू हुए हैं टू अपीयर इन कोर्ट। इसका मतलब डीम्ड सर्व्ड यहाँ पर समझा जाएगा। एंड ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी, जो प्लेंटिफ है जिसके द्वारा समन्स सर्व किए गए थे, जो प्लेंटिफ समन्स को सर्व करने के लिए डिफेंडेंट के पास गया था, वो प्लेंटिफ कोर्ट में आकर के ये बात बताएगा कि डिफेंडेंट ने समन्स को लेने से मना कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर कोर्ट के द्वारा समन्स को री इशू भी किया जा सकता है। नेक्स्ट वी कम टू आवर थर्ड मोड, दैट इज सर्विस ऑफ समन्स पर्सनली और डायरेक्ट सर्विस। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि समन्स को किस तरह से सर्व किया जाएगा। दैट इज सर्विस ऑफ समन्स शैल बी मेड बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग अ कॉपी साइंड बाय जज। दिस इज़ वेरी मच सिंपल कि जो सर्विस ऑफ समन्स होगी वो एक पर्टिकुलर कॉपी समन्स की जाएगी जिसके ऊपर कोर्ट का सील भी होगा, और जो पर्टिकुलर जज हैं जिनके द्वारा समन्स रिलीज किए गए हैं उनका सिग्नेचर भी समन्स के ऊपर होगा। नेक्स्ट है सर्विस ऑन सेवरल डिफेंडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं
कि सर्विस ऑफ समन्स ऑन सेवरल डिफेंडेंट, यदि कोई इस तरह का सूट है जहां पर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है, फॉर एग्जाम्पल ए सूट इंस्टीट्यूट करता है अगेंस्ट बी, सी एंड डी। अब ये तीन लोगों के अगेंस्ट, तीन डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट किया गया है। ऐसी सिचुएशन में समन्स क्या किसी एक ही डिफेंडेंट को दिए जाएंगे या इन सभी को, बी, सी और डी तीनों को ही अलग अलग समन्स दिया जाना ज़रूरी है। सो रूल 11 इसी चीज़ का आंसर हमें देता है कि इन केस जहाँ पर एक से ज़्यादा अगर डिफेंडेंट्स हैं तो सर्विस ऑफ समन्स शैल बी मेड ऑन ईच डिफेंडेंट, हर एक डिफेंडेंट को समन्स सर्व किए जाएंगे। मीन्स बी, सी एंड डी इन तीनों को ही अलग अलग से समन्स सर्व किए जाएंगे। नेक्स्ट वी कम टू रूल 12, सर्विस टू बी ऑन डिफेंडेंट इन पर्सन व्हेन प्रैक्टिसेबल और हिज एजेंट। रूल 12 इसी चीज़ को इंश्योर करता है कि सर्विस ऑफ समन्स या तो डिफेंडेंट को पर्सनली किया जा सकता है या यदि डिफेंडेंट प्रेजेंट नहीं है बट उसका कोई इस तरह का एजेंट वहाँ पर अवेलेबल है जो कि डिफेंडेंट के बिहाफ पर सर्विस ऑफ समन्स कर सकता है, समन्स को रिसीव कर सकता है, तो इस तरह के एजेंट को भी समन्स सर्व किए जा सकते हैं। सिमिलरली रूल 13 एंड 14 ये भी डील करते हैं विद सर्विस ऑफ समन्स ऑन एजेंट, कि यदि डिफेंडेंट अवेलेबल नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में डिफेंडेंट का जो एजेंट है वो भी समन्स को रिसीव कर सकता है, उसको भी समन्स दिए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको रूल 13 और 14 के केवल आप हेडिंग याद रखें कि सर्विस ऑफ एजेंट बाय होम द डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस, यदि डिफेंडेंट का कोई इस तरह का एजेंट अवेलेबल है जो कि डिफेंडेंट के बिहाफ पर उसका जो बिजनेस है उसको देखभाल करता है, एज अ एजेंट वर्क कर रहा है उसके बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, तो इस तरह के एजेंट को भी समन्स सर्व किए जा सकते हैं। रूल 14 में भी इसी तरह से आपको केवल हेडिंग याद रखनी है कि सर्विस ऑन एजेंट इन चार्ज ऑफ सूट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यदि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है तो उस सूट के रिस्पेक्ट में भी यदि कोई एजेंट अवेलेबल है जो कि उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील कर रहा है, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की केयर कर रहा है, तो जो इस तरह का एजेंट है उस एजेंट को भी समन्स डिलीवर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज रूल 15, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करें और इसको आप रिलेट भी कर सकते हैं विद द प्रोविजन ऑफ CRPC। जब आप CRPC पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी इसी तरह का प्रोविजन आपको देखने को मिलता है रिगार्डिंग द सर्विस ऑफ समन्स ऑन द एडल्ट मेंबर ऑफ डिफेंडेंट्स फैमिली। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि यदि डिफेंडेंट एब्सेंट है फ्रॉम हिज रेजिडेंस, कि जो प्रॉपर ऑफिसर है या प्लेंटिव है जब वो समन्स सर्व करने जाते हैं डिफेंडेंट के पास तो डिफेंडेंट वहाँ पर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, और जो ऑफिसर है उसको अगर ऐसा लगता है कि अगर उसने वेट भी किया तो भी डिफेंडेंट वहाँ पर नहीं आ पाएगा या डिफेंडेंट को हम ढूंढ ही नहीं सकते हैं, तो भी ऐसे सिचुएशन में और उसका कोई एजेंट भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो यदि डिफेंडेंट भी अवेलेबल नहीं है, उसका कोई एजेंट अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में समन्स को सर्व किया जा सकता है ऑन द एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली। डिफेंडेंट का यदि कोई फैमिली मेंबर वहाँ पर अवेलेबल है, कैसा फैमिली मेंबर, जो कि एडल्ट है, एडल्ट फैमिली मेंबर यदि वहाँ पर अवेलेबल है, वेदर मेल और फीमेल। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको याद रखना है जो कि CRPC को डिस्टिंग्विश करता है विद द प्रोविजन ऑफ CPC। जब आप CRPC पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि एडल्ट मेल मेंबर ऑफ फैमिली, बट CPC में याद रखें कि वेदर जो फैमिली मेंबर है भले ही वो मेल है या फीमेल है, बट ये ज़रूरी है कि वो फैमिली मेंबर एडल्ट होना चाहिए, तो उस फैमिली मेंबर को भी समन्स सर्व किए जा सकते हैं। ओके, एंड यहाँ से एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है काफ़ी बार कि अ सर्वेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ फैमिली, सर्वेंट को फैमिली मेंबर में इंक्लूड नहीं किया जा सकता।
नेक्स्ट रूल 16 दैट इज पर्सन सर्व्ड टू साइन एक्नॉलेजमेंट। जिस भी पर्सन को समन सर्व किए जा रहे हैं उस पर्सन को सिग्नेचर करने होंगे ऑन द कॉपी ऑफ समन्स। जो भी समन्स की कॉपी है उसके ऊपर सिग्नेचर करने होंगे, इस एक्नॉलेजमेंट को देना होगा कि हाँ उसने समन्स रिसीव किए हैं। नेक्स्ट रूल 18 इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। सो वी कम टू फोर्थ मोड दैट इज सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के बारे में हम पढ़ते हैं अंडर रूल 17, 19 एंड 20। रूल 17 क्या कहता है? प्रोसीजर व्हेन डिफेंडेंट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द सर्विस और कैन नॉट बी फाउंड। यदि जो डिफेंडेंट है वो बहुत हमें ढूंढने के बाद भी डिफेंडेंट नहीं मिल पा रहा है, या फिर डिफेंडेंट हमें मिला बट उसने समन्स को लेने से मना कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में किस तरह से समन्स को सर्व कराया जा सकता है? सो वेयर जो डिफेंडेंट है या उसका एजेंट या कोई भी पर्सन जो कि डिफेंडेंट के बिहाफ पर समन्स ले सकता था लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देता है टू साइन द एक्नॉलेजमेंट। अभी हमने पढ़ा एक्नॉलेजमेंट का क्या मतलब है कि जो समन्स की कॉपी उसको दी जा रही है उसके ऊपर साइन किए जाएंगे बाय द डिफेंडेंट या एजेंट या जो भी पर्सन समन्स रिसीव कर रहा है, वो एक्नॉलेजमेंट के ऊपर अपने सिग्नेचर्स करेगा। लेकिन यदि वो पर्सन सिग्नेचर्स करने से मना कर देता है, या फिर दूसरी सिचुएशन यहाँ पर बताई गई है कि जो सर्विंग ऑफिसर है, जो ऑफिसर समन्स को सर्व करने गया है, वो काफ़ी मुश्किलों के बाद भी डिफेंडेंट को नहीं ढूंढ पाता है, डिफेंडेंट नहीं मिल पा रहा है, कोई एजेंट भी उसका इस तरह का हमें नहीं मिल पा रहा है जो कि समन्स को रिसीव कर सके, तो ऐसी सिचुएशन में सर्विंग ऑफिसर के पास ये अधिकार है कि सर्विंग ऑफिसर क्या करेगा, समन्स की कॉपी को लगा देगा ऑन द आउटर डोर और कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द हाउस ऑफ डिफेंडेंट। जहाँ कहीं डिफेंडेंट रिसाइड करता है, जो उसका मेन रेजिडेंस है जहाँ पर डिफेंडेंट ऑर्डिनली रहता है, या डिफेंडेंट का कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कि उसका बिजनेस है या प्रोफेशनली वो वहाँ पर वर्क करता है, ऐसी जगह पर समन्स की कॉपी को बेसिकली लगा दिया जाएगा, जिसे बोलते हैं चस्पा कर दिया जाएगा समन्स को। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में माना जाएगा कि समन्स सर्व कर दिए गए हैं। नेक्स्ट वी कम टू रूल 19 दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ सर्विंग ऑफिसर। अगर रूल 17 के अकॉर्डिंग समन्स को सर्व किया गया है, मीन्स समन्स को कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पर लगाया गया है ऑफ द हाउस, देन ऐसे सिचुएशन में द कोर्ट शैल इफ रिटर्न अंडर दैट रूल हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड बाय एफिडेविट देन एग्जामिन द सर्विंग ऑफिसर ऑन ओथ। जो भी सर्विंग ऑफिसर है, अब उसके पास कोई ऐसा एक्नॉलेजमेंट तो होगा नहीं जिसके द्वारा वो ये प्रूव कर सके कि मैंने समन्स सर्व कर दिए, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, सर्विंग ऑफिसर को ओथ पर एग्जामिन कर सकता है कि समन्स को सर्व कर दिया गया है बाय एफिक्सिंग दैम ऑन द कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द हाउस। नेक्स्ट वी कम टू रूल 20 दैट इज सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। सो सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का क्या मतलब है? यदि कोर्ट सेटिस्फाइड है दैट देयर इज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट डिफेंडेंट इज कीपिंग आउट ऑफ द वे फॉर पर्पस ऑफ अवॉइडिंग सर्विस। यदि जो डिफेंडेंट है वो समन्स को अवॉइड करने के लिए अपने जो रेजिडेंस है वहाँ पर नहीं आ रहा है, या वो छुप रहा है बेसिकली, जिससे कि समन्स को उसे ना लेना पड़े, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा? देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि इसी तरह का हमने सिमिलर प्रोविज़न तो अभी रूल 17 में भी पढ़ा, बट जब आप रूल 17 को और रूल 20 को कंपेयर करेंगे तो आप ध्यान से देखें कि रूल 17 बात करता है अबाउट द सर्विंग ऑफिसर, कि यदि जो सर्विंग ऑफिसर है उसको डिफेंडेंट नहीं मिल पा रहा है या कोई अन्य पर्सन इस तरह का अवेलेबल नहीं है जिसको समन्स सर्व किए जा सकें, जबकि रूल 20 क्या बात करता है कि यदि कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड है, यदि
कोर्ट को ये लगता है कि डिफेंडेंट जानबूझ करके समन्स को ना लेना पड़े इसलिए वो सामने नहीं आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट शैल ऑर्डर, यहाँ पर सब कुछ क्या हो रहा है, कोर्ट के ऑर्डर पे हो रहा है कि कोर्ट ऑर्डर करेगा कि समन्स को लगा दिया जाए एट द कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस इन कोर्ट हाउस, कोर्ट हाउस में किसी ऐसे प्लेस पर लगा दिया जाए, या फिर जहाँ पर डिफेंडेंट ऑर्डिनरीली रहता है या जहाँ पर बिजनेस कैरी करता है वहाँ पर समन्स को चस्पा कर दिया जाए। बट ये सब कब किया जा रहा है, जब कोर्ट इस तरह से ऑर्डर करेगा, कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड होगा। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में बनता है रिगार्डिंग रूल 1A, दैट इज सर्विस ऑफ समन्स थ्रू पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर। इसमें याद रखें आप, रूल 20 का जो सब रूल 1A है ये डील करता है विद द पब्लिकेशन ऑफ समन्स इन द डेली न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट के द्वारा भी समन्स को सर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का क्या इफेक्ट होगा? सर्विस सब्स्टिट्यूटेड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट शैल बी एज इफेक्चुअल एज मेड ऑन डिफेंडेंट पर्सनली। उसको सिमिलरली माना जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस को भी यही माना जाएगा जैसे कि डिफेंडेंट को पर्सनली यदि समन्स दिए गए होते तो जो इफेक्ट होता वही सेम इफेक्ट यहाँ पर भी समझा जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज सब रूल 3 वेयर सर्विस सब्स्टिट्यूटेड टाइम फॉर अपीयरेंस टू बी फिक्स्ड। अब चूंकि देखिए समन्स को सर्व किया जा रहा है थ्रू सब्स्टिट्यूटेड मोड, मीन्स कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पर लगाया जा रहा है या किसी कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ कोर्ट हाउस पर लगाया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट एक प्रॉपर टाइम पीरियड को भी फिक्स करेगा फॉर द अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट, कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ड्यूरिंग डिफेंडेंट को कोर्ट में अपीयर होना होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एंड ये लेक्चर 10 था। हमने बहुत सी वीडियोस में प्रीवियसली काफ़ी कुछ डिस्कस हम कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये यूज़फुल लगा सो डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम जहाँ पर आपको काफ़ी नोट्स अवेलेबल हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप सपोर्टिंग।